बच्चों, आज हम कक्षा 7 का अध्याय 4 ऊष्मा पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है गर्म तथा ठंडा। बच्चों, हम दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, जिनमें से कुछ ठंडी होती हैं और कुछ गर्म। जैसे कि चाय आप सब ने देखा है, जिसमें से भाप निकल रही हो वह गर्म होगी, और बर्फ़ को देखकर ही आप बता सकते हो कि यह ठंडी है। हम वस्तुओं को छूकर भी पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म। बच्चों, ये समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। इसके लिए हम 3 बड़े मग में पानी लेंगे। पहले मग में हम गर्म पानी लेंगे। पानी उतना ही गर्म होना चाहिए जिसमें आप अपना हाथ आसानी से डाल सको। दूसरे मग में हम ठंडा पानी लेंगे और तीसरे मग में गर्म और ठंडा पानी मिक्स करके लेंगे। बच्चों, सबसे पहले अगर आप अपना हाथ गर्म पानी में डालोगे तो आपको पता चलेगा कि पानी गर्म है, आपका हाथ बताएगा। दूसरा हाथ अगर आप ठंडे पानी में डालोगे तो आपका हाथ बताएगा कि पानी ठंडा है। और अगर आप एक ही समय में दोनों हाथ गर्म और ठंडे पानी यानी कि मिक्स पानी में डालोगे तो जो हाथ पहले आपने गर्म पानी में डाला था वह बताएगा कि पानी ठंडा है, और जो हाथ पहले आपने ठंडे पानी में डाला था वह बताएगा कि पानी गर्म है। इससे स्पष्ट होता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी। यह जानने के लिए हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए कोई वस्तु कितनी गर्म है, अधिक गर्म है या कम गर्म, इसका विश्वसनीय माप उस वस्तु का ताप होता है। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि का माप होता है। जिस युक्ति से ताप मापा जाता है उसे तापमापी कहते हैं। बच्चों, साधारण भाषा में आप इसे थर्मामीटर के नाम से जानते हो। जब भी हमें कभी बुखार होता है तो जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। बच्चों, आप सब बच्चों ने मैंने जैसे बताया कि डॉक्टरी थर्मामीटर देखा होगा। अब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। डॉक्टरी थर्मामीटर एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसमें एक सिरे पर बल्ब होता है जिसमें पारा भरा होता है। बच्चों, बल्ब के पास ही एक किंक होता है जिसे हम विभंग के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, ये विभंग क्या करता है कि पारे के तल को नीचे जाने से रोकता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी दिखाई देती है। थर्मामीटर में ताप मापने के लिए एक स्केल भी दिखाई देता है जिसे सेल्सियस स्केल कहते हैं। बच्चों, इसे डिग्री सेल्सियस से दर्शाते हैं। कुछ थर्मामीटरों में 2 स्केल होते हैं, ऊपर सेल्सियस स्केल और नीचे फ़ारेनहाइट स्केल। डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। बच्चों, ऐसा इसलिए होता है कि मानव शरीर का तापमान सामान्य रूप से 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और ना ही ये 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। और जबकि फ़ारेनहाइट स्केल में ये परिसर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बच्चों,
अब हम पढ़ेंगे कि थर्मामीटर से ताप कैसे मापा जाता है। सबसे पहले उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार धो लीजिए। अब इसे हाथ में कसकर पकड़कर कुछ झटके दीजिए, जिससे कि इसका पारा 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। बच्चों, आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। थर्मामीटर में जो किंक होता है उसके कारण कभी कभी पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होता है। तो अगर हम जब झटके देते हैं तो पारे का तल नीचे आ जाता है और ऐसा करने से ये हमारे शरीर का बिल्कुल सही तापमान दिखाता है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी एक जीभ के नीचे 1 से 2 मिनट के लिए रखें। अब इसे बाहर निकालकर इसका पाठ्यांक नोट कीजिए। ये आपके शरीर का ताप है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में ये माप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बच्चों, जब भी आपके मम्मी पापा आपका बुखार चेक करते हैं तो वो यही कहते हैं कि बच्चे को 100 बुखार है या 101 बुखार है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपके शरीर का ताप मापने के लिए फ़ारेनहाइट स्केल का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि डॉक्टरी थर्मामीटर पढ़ने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। इसके लिए एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग बेहतर है। उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, और ये हम पहले ही बता चुके हैं कि पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाने के लिए हमें उसे झटके देने पड़ते हैं। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए, यानी कि जब भी आपको थर्मामीटर की रीडिंग चेक करनी है तो आप उसे बिल्कुल अपनी आँखों के सामने रखें। थर्मामीटर को उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे बल्ब से पकड़ोगे तो आपके शरीर का तापमान यानी कि आपके हाथ का तापमान भी इसमें चला जाएगा और इसका पारे का तल बढ़ जाएगा। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। हम डॉक्टरी थर्मामीटर का इस्तेमाल उबलते पानी का ताप मापने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि अब तक हम ये सब जान गए हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उबलते पानी का ताप 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते पानी का ताप मापने के लिए करेंगे तो वह टूट जाएगा। डॉक्टरी थर्मामीटर के पास में बच्चों, अब हम एक और तापमापी यानी कि प्रयोगशाला तापमापी के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम अन्य वस्तुओं का ताप मापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रयोगशाला तापमापी का इस्तेमाल प्रयोगशाला में किया जाता है। इसका परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला तापमापी में भी पारा भरा होता है। प्रयोगशाला तापमापी से ताप कैसे मापा जाता है? सबसे पहले इसके लिए किसी बीकर में थोड़ा सा पानी लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली
अथवा दीवारों को स्पर्श ना करें। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा कि जो भी आप ताप नोट कर रहे हो उसमें बर्तन का ताप भी आ जाएगा, लेकिन हमें तो केवल पानी का ताप ही देखना है। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। बच्चों, जैसे ही आप तापमापी को गर्म जल में रखेंगे तो उसमें पारे का तल जो है उसकी गति दिखाई देगी। जब ये गति स्थिर हो जाए तो आप तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। बच्चों, प्रयोगशाला तापमापी को इस्तेमाल करते समय हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखिए, तिरछा नहीं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रयोगशाला तापमापी में किंक नहीं होता, और अगर आप इसको तिरछा रखोगे तो पारे का तल अपने आप ही बदल जाएगा। तापमापी का बल्ब चारों ओर से इस पदार्थ से गिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा हो जिसका ताप मापना है, क्योंकि प्रयोगशाला तापमापी में किंक नहीं होता। अगर हम जल से बाहर निकालकर तापमापी का पाठ्यांक नोट करेंगे तो पारे का तल अपने आप नीचे गिर जाएगा। बच्चों, आजकल बाज़ार में अंकीय तापमापी उपलब्ध हैं जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता, और आप में से बहुत सारे बच्चों ने अंकीय तापमापी देखे होंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि क्योंकि इसमें पारे का उपयोग नहीं होता, क्योंकि पारा जो है वो एक जहरीला पदार्थ है। बच्चों, अब तक हमने इस अध्याय में तापमापी के बारे में पढ़ा, डॉक्टरी तापमापी और प्रयोगशाला तापमापी। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है ऊष्मा का स्थानांतरण, यानी कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे प्रवाहित होती है। बच्चों, ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों वस्तुओं का ताप बराबर ना हो। ऊष्मा के स्थानांतरण के मुख्य रूप से 3 तरीके होते हैं। पहला चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। बच्चों, सबसे पहले हम चालन के बारे में पढ़ेंगे। चालन ठोस पदार्थों में होता है। जब ऊष्मा का स्थानांतरण उन दो वस्तुओं के बीच में हो जो सीधे संपर्क में हो तो उसे चालन कहते हैं। इसके अतिरिक्त किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर भी ऊष्मा का स्थानांतरण चालन द्वारा ही होता है। बच्चों, जो आपका खाना रसोई घर में पकता है वो चालन की क्रिया द्वारा ही पकता है। इसके अलावा जब आप चाय के कप में कोई चम्मच रखते हो तो चम्मच भी थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। ये भी चालन की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। चालन के अंतर्गत हम 2 प्रकार के पदार्थों के बारे में जानेंगे। पहले चालक और दूसरे कुचालक। बच्चों, चालक वो पदार्थ होते हैं जो अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं। उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। उदाहरण एल्यूमीनियम, लोहा तथा तांबा। बच्चों, जिन भी बर्तनों में आप खाना बनाते हैं वो सारे ऊष्मा के चालक होते हैं। दूसरा कुचालक। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को
आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। उदाहरण प्लास्टिक, लकड़ी तथा रबड़। बच्चों, आप सब ने ज़रूर देखा होगा कि आपके रसोई घर में जो फ्राइंग पैन होते हैं या कुकर होते हैं, उनके हत्थे जो हैं वो कुचालक पदार्थ के बने होते हैं। इसीलिए आपके कुकर में या आपके फ्राइंग पैन में जितनी भी मर्ज़ी गर्म पदार्थ हो, आप उसको हत्थे से आसानी से पकड़ सकते हो, क्योंकि हत्था जो है वो कुचालक पदार्थ का बना होता है। दूसरा, संवहन। ये प्रक्रम तरल पदार्थों तथा गैसों में होता है। बच्चों, जब भी हम तरल पदार्थ तथा गैसों को ऊष्मा प्रदान करते हैं तो ये फैलते हैं और हल्के होकर ये ऊपर को उठते हैं। ये देखने के लिए आप किसी बीकर में थोड़ा पानी गर्म करें तो बेटा आप देखोगे कि गर्म पानी ऊष्मा के प्रभाव से हल्का होता है और ऊपर को उठता है, और ऊपर से ठंडा पानी बारे होने के कारण नीचे की तरफ आ जाता है और फिर ये भी गर्म हो जाता है। ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि पूरा पानी गर्म ना हो जाए। बच्चों, संवहन की प्रक्रिया की एक और उदाहरण भी आपने अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में ज़रूर देखी होगी कि अगर हम किसी मोमबत्ती को जलाएं और अपना हाथ उसके ऊपर थोड़ी दूरी पर रखें तो कुछ देर बाद आपको अपना हाथ गर्म महसूस होता है। यह भी संवहन की प्रक्रिया के कारण ही है, क्योंकि जो वायु पहले मोमबत्ती के पास होती है, मोमबत्ती की ऊष्मा के पास होती है, तो वो क्या होता है कि ये हल्की होकर ऊपर को उठती है, और जब ये ऊपर को उठती है तो इसकी ऊष्मा की गर्मी जो है वो आप अपने हाथ पर महसूस कर सकते हो। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है समुद्र समीर तथा थल समीर। तटीय क्षेत्रों में दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। इसे समुद्र समीर कहते हैं। बच्चों, ये भी संवहन की प्रक्रिया ही है। रात में समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। इसे थल समीर कहते हैं। बच्चों, आप सब बच्चों को ये तो पता ही है कि पानी थोड़ी देर लगाकर ही गर्म होता है और ये उतना ही टाइम लेता है दोबारा ठंडे होने में। बच्चों, जिस प्रक्रम द्वारा सूर्य से हम तक ऊष्मा पहुंचती है उसे विकिरण कहते हैं। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। बच्चों, विकिरण की एक बहुत ही कॉमन उदाहरण जो आप सब बच्चों ने देखी होगी आजकल के दिनों की ही है कि जब दोपहर को आप अपनी टैप ऑन करते हो, पानी चलाते हो अपने नल से, तो आपको गर्म पानी मिलता है जैसे कि गीज़र में से आ रहा हो। ये विकिरण की प्रक्रिया के कारण ही है, क्योंकि टंकी में रखा पानी सूर्य की किरणों के कारण गर्म हो जाता है। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने वाले वस्त्रों के प्रकार। गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इसे हम एक
क्रियाकलाप से समझेंगे। काले तथा सफ़ेद पृष्ठ के 2 बर्तन लीजिए। इन्हें बाहर धूप में रखिए। बच्चों, कुछ देर बाद जब आप इनमें रखा गया पानी चेक करोगे तो जो पानी आपने काले पृष्ठ के बर्तन में रखा था वो अधिक गर्म होगा और जो पानी आपने सफ़ेद पृष्ठ वाले बर्तन में रखा था वो कम गर्म होगा। इससे पता चलता है कि गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। इसीलिए हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं ताकि वो कम ऊष्मा को अवशोषित करें, और सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं ताकि वो अधिक ऊष्मा को अवशोषित करें। बच्चों, अब हम बात करेंगे कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण कैसे बनाए रखते हैं। ऊन ऊष्मारोधी होती है। इसके रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है जो कि ऊष्मा की कुचालक है। बच्चों, आप सब बच्चों ने देखा होगा कि जो हमारे स्वेटर होते हैं जो ऊन के बने होते हैं उनके रेशों के बीच में थोड़ी स्पेस होती है, थोड़ी जगह होती है जिसमें वायु फंस जाती है। ये वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को विकृत होने से रोकती है और हमें उष्णता का अनुभव होता है। सर्दियों में एक मोटे कंबल के स्थान पर 2 पतले कंबलों को जोड़कर उपयोग करना बेहतर है, क्योंकि 2 कंबलों के बीच वायु की एक परत होती है जो कि ऊष्मा की कुचालक है। ये हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है।